सुप्रभात बच्चों, मैं आपकी हिंदी अध्यापिका। आज मैं आपको हिंदी व्याकरण में समास पढ़ाऊंगी। समास क्या होता है आपको ये समझाऊंगी। समास देखिए बच्चों, समास का मतलब है संक्षिप्तीकरण। इसका शाब्दिक अर्थ होता है छोटा रूप, यानी कि संक्षिप्ति यानी कि छोटा रूप। ठीक है, अर्थात जब दो या दो से अधिक शब्दों से मिलकर दो नया और छोटा शब्द बनता है, उस शब्द को समास कहते हैं। ठीक है, यानी कि जब दो शब्दों को मिलाकर हम एक शब्द बना देते हैं, उसका छोटा रूप होता है, तो उसे हम समास कहते हैं। समास रचना में दो पद होते हैं। पहले पद को पूर्व पद कहा जाता है और दूसरे पद को उत्तर पद कहा जाता है। देखिए जैसे रसोई घर। अब रसोई घर में दो शब्द हैं। ठीक है, रसोई धन घर, यानी कि पूर्व पद कौन सा हुआ? रसोई, और उत्तर पद कौन सा हुआ? घर। ठीक है, ऐसे ही राजपुत्र है। राजपुत्र में पूर्व पद कौन सा होगा? राज, और उत्तर पद पुत्र। ऐसे ही नीलकमल। ऐसे ही सारे जो समासिक वर्ड होते हैं, शब्द होते हैं, उनमें होते हैं दो पद। ठीक है, अब देखते हैं समासिक शब्द किसे कहते हैं। समास के नियमों से निर्मित शब्द समासिक शब्द कहलाता है, यानी कि जो समास के नियम में बंधा हो, ऐसा जो पद होता है उसे समासिक पद कहते हैं। समास होने के बाद विभक्तियों के चिन्ह लुप्त हो जाते हैं। ठीक है, यानी कि जो समास हो जाता है तो उसमें जो विभक्ति लगी होती है, विभक्ति पढ़ी है आपने बच्चों? विभक्ति होती है जैसे कर्ता ने कर्म को करण से, मैंने पढ़ाया था आपको। ठीक है, वही जैसे राजपुत्र, तो राजा का पुत्र, तो यहाँ पे क्या हो गया? का, राजा का पुत्र। तो जब हमने इसको समास करा, इसका समासिक पद बनाया इसको, तो का लोप हो गया, का तो नहीं है ना इसमें, तो इसीलिए ये क्या कहलाएगा? समासिक पद। ऐसे विद्यालय, विद्या धन आलय, यानी कि विद्या का आलय, यानी कि विद्या का घर। ठीक है, तो इसमें भी का लोप हो गया है। तो जब विभक्तियों का लोप हो जाता है, दो शब्दों को मिलाने से जो शब्द बनता है उसको हम समासिक पद कहते हैं। अब देखते हैं समास विग्रह किसे कहते हैं। समासिक शब्दों के बीच के संबंधों को स्पष्ट करना समास विग्रह कहलाता है। देखिए बेटा, जैसे यहाँ पर राजपुत्र, तो राजा का पुत्र, हमें ये पता चला ना राजा का पुत्र कब पता चला? जब हमने इसको अलग अलग किया। ठीक है, तो यानी कि समासिक पद को अलग करना, विग्रह का मतलब क्या होता है? अलग करना। जब हम समासिक पद को अलग कर देते हैं तो उसी को क्या कहते हैं? हम समास विग्रह कहते हैं। देखिए जैसे यहाँ पे दिखा रखा है, राजा धन पुत्र, यानी कि राजा का पुत्र। ठीक है, देखिए अब हम समास के भेद पढ़ते हैं। आपको अच्छे से समास समझ में आ गया होगा कि समास किसे कहते हैं। अब हम समास के भेद पढ़ते हैं। समास के जो भेद है वो 6 प्रकार के हैं। ठीक है, कितने प्रकार के हैं? 6 प्रकार के हैं। आपकी बुक में 4 दिखा रखे हैं, लेकिन जो 2 दिखा रखे हैं, जैसे कि ये धर्म कार्य धारण, कर्मधारय समास और द्विगु समास, इन दोनों को तत्पुरुष समास के अंदर ही दिखा रखा है। ठीक है, तो आप उसमें बिल्कुल भी कंफ्यूज मत होइएगा कि तत्पुरुष समास में ये दोनों आएंगे या अलग अलग है। इनकी जो गिनती करी जाती है वो अलग अलग ही की जाती है। तो ये 6 प्रकार के होते हैं: तत्पुरुष समास, अव्ययी भाव समास, द्वंद्व समास, कर्मधारय समास, द्विगु समास और बहुव्रीहि समास। आइए अब इनके बारे में एक एक करके पढ़ते हैं। तत्पुरुष समास, उत्तर पद यानी कि दूसरा पद जो होता है प्रधान होता है तथा पूर्व पद गौण विभक्तियों का प्रयोग किया जाता है, यानी कि जो पूर्व पद है उसको गौण रखा जाता है, और जो उत्तर पद हो यानी कि बाद वाला दूसरे वाला जो पद होता है उसको हम क्या करते हैं? प्रधान रहता है। ठीक है, जैसे देखिए विद्या प्लस आलय, यानी कि विद्यालय। ठीक है, विद्या का आलय, तो यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट जो प्रधान होगा वो कौन है? विद्या है। ठीक है, विद्या का घर, किसका घर? विद्या का, तो इसलिए क्या हुआ? ये विद्या क्या हुआ? प्रधान हुआ। ये कौन सा पद है? सॉरी, आलय, घर है ना। ठीक है, तो आलय जो हुआ वो क्या हुआ? प्रधान हुआ। ठीक है, विद्या का आलय यानी कि विद्या का घर। ठीक, ऐसे ही घुड़सवार है, घोड़े पर सवार, लक्ष्यहीन, लक्ष्य से हीन। तो समझ में आया? यानी कि कह सकते हैं हम कि तत्पुरुष समास में विभक्तियों का प्रयोग होता है। ठीक है, ऐसे समासिक पद जिनमें विभक्ति का प्रयोग हुआ हो, ऐसे समासिक पद जिनमें विभक्तियों का प्रयोग हुआ हो, वो कौन से समास है? उसमें तत्पुरुष समास है। चलिए और अच्छे से एग्जाम्पल पढ़ लेना अपनी बुक से आप। ठीक है,
अव्ययी भाव समास। सेकंड है आपका अव्ययी भाव। देखो नाम से ही पता चल रहा है अव्ययी। अव्ययी का मतलब क्या होता है, मैंने आपको पहले पढ़ाया था कि अव्यय का मतलब क्या होता है, यानी कि जिसमें कोई भी परिवर्तन नहीं होता। ऐसे शब्द जिसमें किसी भी स्थिति में, चाहे वो स्त्रीलिंग के साथ हो, पुल्लिंग के साथ हो, किसी के भी साथ हो, उसमें कोई भी परिवर्तन नहीं होते, तो ऐसे शब्द, ठीक है, उन्हें हम अव्यय कहते हैं। तो इसमें लगा हुआ है अव्ययी भाव समास, यानी कि पहले ही पता चल गया हमें कि ये अव्यय से संबंधित है। ठीक है, जैसे जिस समास में पहला पद अव्यय हो, इसमें पूर्व पद प्रधान होता है, यानी कि जो पहला पद यानी कि जो अव्यय होगा वो क्या होगा, प्रधान होगा। ठीक है, जैसे आजीवन, तो इसको हम अगर विग्रह करेंगे कैसे करेंगे, आ धन जीवन। ठीक है, तो यानी कि आ क्या हो गया, अव्यय है। आ को हम किसी के भी साथ लगा सकते हैं, जैसे आजीवन के साथ आमरण आ जाएगा। ठीक है, तो इसीलिए आ जो है वो कभी भी परिवर्तन नहीं होता, वो किसी भी शब्द के साथ लग सकता है। ठीक, जैसे यथाशक्ति, यथा भी क्या होता है, एक अव्ययी शब्द होता है। तो इन दोनों एग्जाम्पल्स में हमें पता चल रहा है कि इसमें क्या लगा हुआ है, अव्ययी शब्द लगा हुआ है। ठीक है, तो इसलिए ये क्या हुआ, अव्ययी भाव समास हुआ। आप इसके एग्जाम्पल अपनी किताब में देखेंगे। जहाँ पर एक शब्द को 2 बार प्रयोग किया जाता है वहाँ अव्ययी भाव समास होता है। देखिए एक बात और नोट कीजिए, एक तो ये खूबी हो गई कि जहाँ पर पहला शब्द क्या हो, अव्यय हो। वहीं पर अगर एक शब्द को दूसरी बार भी प्रयोग किया गया हो, यानी कि 2 बार एक ही शब्द आया गया हो, तो वहाँ पर भी कौन सा समास पाया जाता है, अव्ययी भाव। जैसे कि देखिए रातों रात, कहते हैं ना कि रातों रात अमीर हो गया। ठीक है, इस तरीके से कह देते हैं कि रातों रात क्या हुआ, तो रातों रात का, रातों रात में भी कौन सा अव्यय है, अव्ययी भाव समास। ठीक है, समास कौन सा है इसमें, अव्ययी भाव। ऐसे ही बातों बात, कहते हैं ना मेरी बातों बात मुंह से निकल गया था, तो बातों बात का क्या मतलब हुआ, अव्ययी भाव समास है। साफ साफ, कहते हैं ना कि साफ साफ बात बताइए, अपने भी 2 बार यूज़ करते हैं एक शब्द का। तो इसमें कैसे शब्द होते हैं, जब एक ही शब्द 2 बार यूज़ किया गया हो तो क्या होता है, वो अव्ययी भाव समास होता है उसमें। ठीक है बेटा, अब देखते हैं आगे। नंबर 3 पे आ जाइए, नंबर 3 पे कौन सा होता है, द्वंद्व समास। द्वंद्व नाम से ही पता चल रहा है, जैसे कुछ युद्ध हो रहा हो, कोई संघर्ष हो रहा हो, लग रहा है ना पता। ठीक है, द्वंद्व यानी कि संघर्ष शब्द है, यानी कि आपस में क्या हो रहा है, संघर्ष हो रहा है, द्वंद्व समास। चलो पढ़ते हैं इसके बारे में। दोनों पद प्रधान होता है, यानी कि द्वंद्व समास में भाई दोनों पद प्रधान होंगे। इसका मतलब क्या है, जो टक्कर है वो बराबर की है, अर्थात जो दोनों पद हैं वो आपस में जब संघर्ष करेंगे तो क्या है, वो बराबर है। इसलिए हमेशा ध्यान रखना, जब आपस में हम युद्ध करते हैं तो क्या आता है, दोनों साइड से सेना लड़ती है, होता है ना ऐसा ही। तो वही सेम इसमें है कि जो दोनों शब्द है वो कैसे होंगे, बराबर होंगे, यानी कि दोनों ही प्रधान होंगे। ठीक है बच्चों, दोनों ही प्रधान होंगे। ठीक है, इन दोनों पदों को मिलाते समय इनके बीच, जैसे कि ये वाला ऐसे निशान आ जाता है। ठीक है, और तथा, एवं, या, अथवा आदि का लोप हो जाता है। ठीक है, जैसे अन्न जल, जैसे अन्न जल। ठीक है, अन्न और जल, बीच में कैसा डैश का निशान है। अन्न कैसे कहते हैं, गेहूं को जल, यानी कि पानी, थोड़ा विपरीत हो गए दोनों आपस में। ठीक है, अन्न और जल बन गया। ठीक, जैसे कि सत्या सत्य। अब आप कहोगे सत्या सत्य 2 बार यूज हो गया है, कहोगे ना यही कि सत्या और सत्य 2 बार हो गए, तो इसमें कौन सा समास हुआ, अव्ययी भाव समास। लेकिन ऐसा नहीं है बेटा, जब हम इसका संधि विच्छेद करेंगे तो सत्य जमा असत्य आएगा। क्या आएगा, असत्य। संधि में मैंने लास्ट टाइम आपको पढ़ाया था कि जो आ है ये संधि के कारण आया है इसमें, तो सत्य और असत्य लिखा हुआ है, तो इसका क्या बनेगा, सत्य या असत्य। ठीक है, तो इसमें क्या हुआ, ये दोनों सत्य और असत्य कैसे शब्द हैं, संघर्षी शब्द है, और आपस में क्या है, विपरीत भी है। ठीक है, तो ये कैसे शब्द हुए, द्वंद्व समास में। देखिए अधिकतर विलोम शब्द आते हैं, और ये भी ध्यान रखना बच्चों कि जो द्वंद्व समास होते हैं इसमें 99% विलोम शब्दों का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, विलोम शब्दों का, यानी कि उसके विपरीत, उल्टा। ठीक है, अगर देखो यहाँ पे अन्न जल, ये इसका विपरीत है, सत्य असत्य। ऐसे बहुत सारे शब्द हम, जैसे माता पिता,
सुख दुख। तो ऐसे बहुत सारे शब्द आ सकते हैं जो द्वंद्व समास में आते हैं और जो विलोम होते हैं एक दूसरे का। ठीक है, तो आप इसके बहुत सारे एग्जाम्पल्स आपको दिए हुए हैं, आप उसे अच्छे से पढ़िएगा, तभी आपसे बुक वर्क फाइंड आउट होगा। ओके, चलो देखते हैं नंबर 4, कर्मधारय समास। कर्मधारय समास 2 स्थितियों में हो सकता है। ठीक है, कौन कौन सी है वो स्थिति? विशेषण विशेष्य की स्थिति और उपमेय और उपमान की स्थिति। चलिए, आप जानते ही होंगे कि विशेषण और विशेष्य की स्थिति क्या होती है। अच्छा, आपको पता है कि विशेषण किसे कहते हैं और विशेष्य किसे कहते हैं? शायद आपको पता तो है लेकिन आप सब भूल चुके हो। चलो दोबारा याद दिला देती हूँ। विशेषण का मतलब होता है बेटा जो किसी संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं। ठीक है, संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द विशेषण, और विशेष्य वो होता है जिसकी विशेषता बताई जाती है, अर्थात संज्ञा या सर्वनाम ही क्या होते हैं? विशेष्य होते हैं। चलिए देखते हैं आगे। जहाँ पहला पद विशेषण तथा दूसरा पद विशेष्य होता है, जैसे कि नील कमल। देखिए, कमल नीला है, ठीक है, नीला कमल, तो यानी कि कमल की क्या बताई जा रही है? विशेषता बताई जा रही है, इसलिए ये तो क्या हुआ? विशेषण। कमल क्या हुआ? विशेष्य। ठीक है, एक और देख लीजिए, जैसे महापुरुष। महा का क्या हुआ? विशेषण हुआ, यानी कि महान है, महा का मतलब महान, और पुरुष का क्या हुआ? विशेष्य। ये पुरुष क्या है? विशेष्य। इसी की विशेषता बताई गई है कि जो पुरुष है वो महान है। ठीक है, आपको अच्छे से समझ में आ गया। इसमें एक स्थिति तो हो गई आपकी ये कि इसमें विशेषण और विशेष्य दिए होते हैं, तभी वो कर्मधारय समास होगा। एक स्थिति और होती है उपमेय और उपमान की स्थिति। चलिए उपमेय और उपमान के बारे में जानते हैं। उपमेय का अर्थ है जिसका वर्णन हो, यानी कि जिसका वर्णन किया गया हो। उपमान का अर्थ है जिससे उपमेय की तुलना की जाए। ठीक है, उपमान का मतलब होता है जिसकी तुलना, जिससे उपमेय की तुलना की जाए। ठीक है, जैसे जहाँ एक पद उपमेय तथा दूसरा पद उपमान होता है। जैसे देखिए नर सिंह। अब देखिए नर तो यहाँ नॉर्मल है, और सिंह यानी कि शेर जैसा, जो नर है वो शेर जैसा है। ठीक है, तो क्या हो गया? सिंह रूपी नर। तो तुलना कर दी ना, शेर से नर की क्या कर दी? तुलना कर दी। तो आपको समझ में आ रहा है यहाँ पे क्या हो रहा है? तुलना भी हो रही है। तो जहाँ पे तुलना भी हो, विशेषता भी बताई गई हो, वो कैसे वो होते हैं समास? वहाँ पर कौन सा समास होता है? कर्मधारय समास। ठीक है, जैसे कि देखिए एक और देख लीजिए, चरण कमल, यानी कि कमल के समान चरण। भाई तुलना किससे की जा रही है? चरणों की, कमल से की जा रही है। ठीक है, तो कमल क्या हुआ यहाँ पर? उपमान। ठीक है, और उपमेय क्या हुआ? कमल, वो चरण। ठीक है, तो चरण कमल में कौन सा समास हुआ? कर्मधारय समास। उम्मीद है आपको अच्छे से समझ में आया होगा। चलिए अब देखते हैं नंबर 5, द्विगु समास। द्विगु, ठीक है, जहाँ समस्त पद में पूर्व पद में संख्यावाचक शब्द हो। ठीक है, संख्यावाचक। देखिए बेटा, द्वि का मतलब क्या होता है? दो। क्या होता है? द्वि, दो। ऐसे अच्छे से याद रहेगा ये। द्वि का मतलब होता है दो, यानी कि अब दो किस में आता है? एक संख्या है दो। तो इस संख्यावाची शब्द, यानी कि जिस शब्द में पहले संख्यावाची शब्द लगा हो, जिस शब्द में पहले संख्यावाची शब्द लगा हो, उसी को हम क्या कहेंगे? द्विगु समास कहेंगे। जैसे कि तिरंगा, ठीक है, चौराहा, नवरत्न, दोपहर, त्रिलोक आदि। देखिए बेटा, चौराहा, यहाँ पे तिरंगा यानी कि 3 रंग। ठीक है, चौराहा यानी कि 4 राह, नवरत्न मतलब 9 रत्न, दोपहर यानी कि 2 पहर। ठीक है, त्रिलोक यानी कि 3 लोक। तो पहले शब्द क्या है यहाँ पे? क्या लगे हुए? संख्यावाची, तो इसलिए क्या हुआ? ये द्विगु समास। चलिए बहुव्रीहि समास पढ़ते हैं, और ये अंतिम समास है। बहुव्रीहि समास, जिस समस्त पद में न तो पूर्व पद प्रधान हो और न ही उत्तर पद प्रधान हो, बल्कि दोनों पद किसी तीसरे की तरफ, ठीक है, तीसरे पद की ओर संकेत करते हैं, वहाँ बहुव्रीहि समास होता है। ठीक है, जैसे कि ना तो पूर्व पद प्रधान होता है और ना ही उत्तर पद, कोई भी प्रधान नहीं होता, लेकिन वो किसी तीसरे की तरफ संकेत करते हैं। ठीक है, बहुव्रीहि समास में पूर्व और उत्तर दोनों पद मिलकर किसी तीसरे पद की ओर संकेत करते हैं। चलिए इसका एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे मुरलीधर। अब मुरलीधर का नाम लेते ही आपको क्या याद आते हैं? भगवान कृष्ण याद आ जाते होंगे, है ना। तो मुरलीधर यानी कि मुरली को धारण करने वाला कौन है? कृष्ण जी है।
तो देखो दोनों पद अलग अलग करने के बाद भी इनमें कोई भी प्रधानता नज़र नहीं आ रही, क्योंकि ये तीसरे की तरफ संकेत कर रहे हैं। ऐसे ही नीलकंठ, अब नीलकंठ का नाम लेते ही आपको किसकी, भगवान शिव की याद आती है, ठीक है, नीला है कंठ जिसका, तो भगवान शिव यानी कि तीसरे की तरफ। ऐसे ही तिरंगा, अब आप कहोगे तिरंगा तो मैडम आपने ऊपर भी लिखा हुआ है, तिरंगा आपने नीचे भी लिखा हुआ है, लेकिन बच्चों देखो यहाँ पे तिरंगा क्या है, हमें झंडे की याद दिलाता है ना। तिरंगा किस चीज़ की याद दिलाता है, हमारे राष्ट्रीय ध्वज की, तो तीसरे की तरफ संकेत हो रहा है ना, तो बहुव्रीहि समास में भी आएगा और द्विगु समास में भी आएगा। कुछ शब्द ऐसे हैं बेटा जो द्विगु समास में भी गिने जाते हैं और बहुव्रीहि समास में भी गिने जाते हैं। चलिए एक और देखते हैं, जैसे दशानन। अब देखिए दशानन का नाम लेते ही आपको किसकी याद आती है, रावण की याद आती होगी, ठीक है। 10 सर तो उसी के थे, दशानन यानी कि 10 आनन यानी कि जिसके 10 सर है, तो दशानन। अब आप कहोगे कि 10 में तो 10 लिखा हुआ है मैडम, अब इसमें संख्यावाची शब्द भी लगा हुआ है, तो इसे आप इसमें कैसे काउंट कर सकते हो बेटा, लेकिन ये तीसरे की तरफ संकेत करता है। जो बहुव्रीहि समास में संख्यावाची शब्द आ जाते हैं उसमें वो क्या होते हैं बेटा, द्विगु समास के अंदर तो आते ही हैं वो, लेकिन मुख्यतः वो किसके अंदर बोले जाएंगे, बहुव्रीहि समास के। क्यों, क्योंकि वो तीसरे की तरफ संकेत करते हैं। जैसे चतुर्मुख, चतुर्मुख यानी कि जिसके 4 मुख है, अर्थात ब्रह्मा जी, ठीक है, तो ये भी किसी तीसरे की तरफ संकेत करते हैं। ऐसे ही आपके बहुत सारे शब्द आपकी किताब में दिए हुए हैं, इसलिए मैंने आपको पहले कहा था कि आपको चैप्टर अच्छे से पढ़ना है। उम्मीद है आपको कि आपने अगर पहले चैप्टर पढ़ा होगा तो, और अब मैंने आपको पढ़ाया तो आपको ये अच्छे से समझ में आ गए होंगे, और जब ये समझ में आ गए होंगे तो आपको बुक वर्क फाइंड आउट करने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। ठीक है बच्चों, बहुत अच्छे से आप इस चैप्टर को पढ़ेंगे।